हाँ, तो पिछली क्लास में तुम सभी लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, और जो फार्मूला आप सभी लोगों ने पढ़ा था वो था F बराबर G m1 m2 r स्क्वायर। और काफी कुछ समझ लिया था उसके बारे में कि क्या क्या टेक्निकलिटी थी, जैसे ये अलोंग द लाइन था, याद है ना। इस पे किसी तीसरे बल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी तीसरे पिंड का प्रभाव नहीं पड़ता है। सुपरपोजिशन पढ़ लिया था, याद है ना, कि एक पिंड पर अगर कई सारे पिंड बल लगाएंगे तो उनका सारे बलों का जो सदिश योग होता है उस पिंड पर लगने वाले बल के नेट बल के क्या होता है बराबर। F बराबर लिखा रहा होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 डॉट 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 करके लिखा रहा होगा। साथ में बता रहा होगा कि जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक कैसा बल है, संरक्षी बल। बाकी ये सदैव आकर्षण होता है, कभी ये प्रतिकर्षण नहीं होता। अब इसी से एक मिलता जुलता बल है, उसके बारे में आइए समझ लेते हैं। ठीक, वो है वैद्युत बल। वैद्युत बल का मतलब क्या, देखो ये एक कंपेयर है, इसमें अपना दिमाग घुसा नहीं करना है। मैंने इसके बारे में लिखाऊंगा जब आगे आप जाएंगे वैद्युत बल पढ़ेंगे कक्षा 12 में, और पहली ही क्लास में संभवतः इसको आप पढ़ लेंगे तो वहां अच्छे से बेहतर समझ में आएगा। मुझसे पढ़ेंगे तो पहली क्लास में नहीं पढ़ेंगे, तीसरी क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उसके पहले भी बहुत कुछ है, तो जहां भी पढ़ेंगे। अभी आपको यह समझना है कि वैद्युत बल बराबर होता क्या है। तो बेसिक बात यह समझो कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य, जैसे एक धन आवेश है और एक दूसरा धन आवेश है, तो इनके मध्य एक बल कार्य करता है और यह बल है प्रतिकर्षण बल। दो धन आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। या इसी प्रकार अगर मान लो कि ये एक ऋण आवेश है और ये भी एक क्या है, ऋण आवेश, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। या इसी प्रकार अगर मान लीजिए एक धन आवेश है और ये क्या है, ऋण आवेश, ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित। तो बेसिक बात समझना है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पर जो बल लगता है आवेशों के मध्य, उसका नाम हमने दे दिया वैद्युत बल। कौन सा बल, वैद्युत बल। तो ये एक प्रकार का वैद्युत बल है। वैद्युत बल बराबर होता क्या है, तो फार्मूला होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ये सेम वैसा ही है जैसे आप पढ़े थे F बराबर G m1 m2 बाई r स्क्वायर। एक बात जान लो, जिसको ग्रेविटेशन आ गया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई, और जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आ गई उसको ग्रेविटेशन आ गया। दोनों एक दूसरे के पूरक चैप्टर हैं। जहां जहां G लिखा है वहां वहां 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दो, और जहां जहां Q लिखा है वहां वहां m1 m2 करके लिख दो, पूरा चैप्टर खत्म। एक तरफ से यहां गुरुत्वीय विभव आएगा, वहां वैद्युत विभव आएगा। यहां गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा आएगी, वहां वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगी। लिटरली एक एक शब्द मिलेगा, पूरी हेडिंग मिलेगी। यहां पर आप जानते हो क्या पढ़ेंगे, किसी एक क्षण के आकार का अगर कोई द्रव्यमान हो, मान लीजिए ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्लेनेट ऐसा हो जो क्षण के आकार का हो, ये एक बस कल्पना है। दुनिया में जितने भी प्लेनेट आपको देखने को मिलते हैं सब गोल आकार में दिखते हैं, ठीक है ना। तो क्यों दिखते हैं मैंने वीडियो में बताया है, सरफेस टेंशन एक है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी कक्षा 11 में है, 10 दिन वेट करिए, वहां पढ़ाएंगे, ज्यादा मजा आएगी कारण सहित। अभी अपने को यह समझना था कि अगर हम कल्पना करते हैं कि एक क्षण के आकार का कोई पिंड है, तो वो किसी बिंदु द्रव्यमान के साथ कितना गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। ऐसे वहां पर मिलेगा कि एक क्षण है जिस पर चार्ज रखा है, वो दूसरे चार्ज पे कितना बल लगाएगा। जैसे हम पढ़ेंगे रिंग पे अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो दूसरे चार्ज के साथ उस पर कैसे फोर्स लगेगा, वैसे हम यहां पढ़ेंगे कि कोई रिंग के आकार का एक द्रव्यमान है, प्लेनेट है, और दूसरा कोई पिंड रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसे कार्य करेगा। तो तुलनात्मक तौर पे सेम चैप्टर है। इसलिए अगर आप ये समझ लिए तो मान लीजिए आपने कक्षा 12 का आधा हिस्सा निपटा लिया, क्योंकि जिसको ग्रेविटेशन आ गया उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक आ जाएगी उसको मैग्नेट आ जाएगा। और वहां के छमाही का कोर्स सिर्फ दो चीज से मिलकर बना है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक मैग्नेट। तो ये एक चैप्टर आपको भारी भरकम फायदा करवाएगा। तो एक बात सोचो पहले, बस ऐसे ही सोचो। देखो आज डकैती नहीं करेंगे, आज की क्लास जब तक पढ़ाएंगे एकदम सीरियस होकर पढ़ाएंगे और जल्दी फटाक से निपटा देंगे सब। इसलिए होश में और तेज पढ़िएगा बैठ के, चले। तो हमने ये समझा है कि हमारे पास एकदम कंसंट्रेट करिएगा, बात मत करिएगा। आज जल्दी से खत्म करना है, टॉपिक को पर्याप्त खींच देना है। थोड़ा बोरिंग हो जाएगी क्लास, पर कोई बात नहीं, टॉपिक को भी आगे जाना जरूरी है, सवालें भी हैं आज। तो हमने कहा कि हमारे पास अगर दो पिंड रखे हुए हैं और आवेश है, एक पर धन आवेश है और एक पर क्या है, ऋण आवेश,
अब अगर एक पर धन आवेश है और एक पर ऋण आवेश है, तो मेरा प्रश्न क्या है, पहले ये सोचो कि आवेश किसी चीज पर आएगा। जैसे एक वस्तु है, एक मार्कर है, एक बॉल है या बाल है, कंघा है, आगनूस की छड़ है, हम किसी भी चीज को आवेशित करते हैं। तो कोई चीज, एक शब्द में बोला, कोई चीज हम आवेशित करते हैं। चीज मतलब कोई वस्तु। और अगर कोई वस्तु दुनिया में है जिस पर हम आवेश लाएंगे, पहले एक बात सोचो, उसका कोई द्रव्यमान होगा या नहीं। हम चलो एक छोटा सा पार्टिकल तुमको देते हैं, इत्तू सा, जो आंखों से दिख नहीं रहा है, उसका द्रव्यमान 0.000000001 ग्राम था, और कोई आया किसी जुआर से उसको आधा तोड़ दिया, तो अभी भी उसका द्रव्यमान होगा 0.00000/2। फिर उसको तोड़ दिया, फिर भी उसका द्रव्यमान होगा। यानी हम दुनिया में किसी चीज को अगर रखते हैं, इस ब्रह्मांड में कोई चीज एग्जिस्ट करती है, मौजूद है, तो 100% उसका द्रव्यमान होगा। पहले बताओ, समझ में आया? क्योंकि वो कोई चीज है। चीज मतलब कोई वस्तु है, तो दुनिया में कुछ ऐसा पॉसिबल नहीं है जिसका मास ना हो। और अगर मास को हम ट्रांसफर करेंगे, तो टेक्निकल शब्दों में जाए तो मास कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू एनर्जी। तो मास को एनर्जी के फॉर्म में हम कर देंगे तो बात ही पूरी बदल गई। मास अलग, एनर्जी अलग। हाँ, बाकी आइंस्टीन ने बताया कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और नाउ वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मास। नहीं, अभी हम नहीं कर सकते, पर आने वाले समय में हम ये करेंगे। हम एनर्जी से क्या बना लेंगे? मास। तब दुनिया में कमाल होगा, और जब कमाल होगा तो कमाल आप लोग देखने के लिए शायद जिंदा ना रहे, या क्या पता रहे। विज्ञान तो एक्सपोनेंशियली तरक्की करता है ना। विज्ञान ने 100 सालों में वो दे दिया जो आप कल्पना नहीं कर सकते, जो लाखों सालों से मानव नहीं पाया, और आज हमारे इर्द गिर्द जो दिख रहा है वो सब 200 सालों का कमाल है। तो इसका मतलब हो सकता है आपके जीते जी कुछ कमाल हो जाए, और आप ये देख के जाएं और आप अमर हो जाएं। क्या कहते हैं? तो यहां पर हमारे पास कोई मास है, तो इसका मतलब, मास मतलब द्रव्यमान, तभी हम उस पर चार्ज दे सकते हैं, अदरवाइज चार्ज नहीं पॉसिबल है। तो चार्ज होने के लिए द्रव्यमान का होना जरूरी है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन, यहां पर ये 2 चार्ज रखे हुए हैं, इसका मतलब अपने आप तुम समझ गए यहां द्रव्यमान भी रखा है, क्योंकि ये चार्ज किसी द्रव्यमान पे ही तो आया होगा। यानी चार्ज है तो मास है, समझे ना? लेकिन मास है तो चार्ज होगा, इस बात की गारंटी यानी मास के बिना चार्ज का होना संभव नहीं, लेकिन बिना चार्ज के मास का होना संभव। एक कथन अगर लिख दे कि बिना आवेश के द्रव्यमान संभव नहीं है, तो कथन गलत है। लेकिन अगर कह दे कि बिना आवेश के द्रव्यमान का होना संभव है, तो कथन क्या है? सत्य। तो ऐसे आप ये पॉइंटर क्वेश्चन भी आप ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं इसके बारे में। अब आगे समझिएगा। तो अगर आवेश है, तो आवेशों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे दुनिया वाले कौन सा बल कहते हैं? वैद्युत बल। तो यानी यहां पर वैद्युत बल आएगा क्योंकि 2 चार्ज है, मतलब वैद्युत बल आएगा। ऑब्वियस सी बात है, आएगा। और ये खूब डिटेल पढ़ाएंगे भाई साहब, इसको इतना पढ़ा देंगे ना कि तुम क्या बताएं, मतलब बस तुम्हारे आगे फिर कोई रहेगा नहीं, टिक नहीं पाएगा। जब वहां पढ़ाएंगे तब, बस मुझे आप समय दे, बस समय, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर तुम्हें भौतिक विज्ञान में कोई अपने आप को कितना बड़ा तुर्रम खा लगाएगा, उसकी औकात है तुम्हें फंसा सके किसी भी बात में। कोई मतलब, कोई मास्टर की बात कर रहे, बच्चों की नहीं। बच्चा तुम्हारे आगे क्या है यार, मास्टर की बात लेकिन बस ये है कि हाँ, थोड़ा धैर्य, बस मेरे पास एक ही चीज नहीं है बस, और वो है समय। अब आगे समझिएगा, हमारे पास द्रव्यमान है, क्योंकि चार्ज है तो द्रव्यमान है। और पिछली क्लास में मैंने बताया था 2 द्रव्यमान अगर रख दिए जाएं, उनके मध्य गारंटी के साथ एक चीज कार्य करती है, एक बल कार्य करता है। नाम बताओ उस बल का? आकर्षण बल, या कुछ और था? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल ही कैसा बल है? आकर्षण। उसकी प्रकृति है आकर्षण की, बाकी नाम उसका क्या था? गुरुत्वाकर्षण। बताया था कि बिना अगर द्रव्यमान आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल आएगा। तो अगर हम छोटकू से द्रव्यमान रख दें, एकदम जो आंखों से दिख नहीं रहे हैं, तो क्या उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो बताओ, यहां पर ये 2 चार्ज रखे हैं, तो एक बल तो बिना बुलाए आ गया, और वो कौन था? वैद्युत बल। और एक बल अपने आप आ गया, कौन सा? क्योंकि कोई चीज रखी है तो द्रव्यमान होगा तो गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। तो मैंने तुम्हें मजबूरी में पढ़ाया क्या? वैद्युत बल। क्योंकि वैद्युत में चार्ज आएगा, और चार्ज है तो मास आएगा, और मास आएगा तो गुरुत्वाकर्षण बल।
तो ये अपने आप आ जाएगा। समझ गए? तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आगे बढ़ाएंगे ये आया कहां से, इसका जन्म कहां से हुआ। और 1/4πε0 जो ये लिखा है इसका मान होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। याद रखिएगा कितना होता है, 9 गुणे 10 की घाते 9। जैसे इसका मान याद करिए कितना था, 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस, याद है ना? वैसे इसका मान, वैसे इसका मान, ये दोनों कांस्टेंट है, इनको याद रखिएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। इतना टेक्निकल समझने की जरूरत नहीं है। अब सोचो हमें इसमें समझना क्या था, पढ़ना क्या था। जो ये पॉइंट मैंने बताया, जो ये फैक्ट मैंने बताया, इसका यूज हम किन जगहों पे करेंगे यहां देखिएगा। संभवतः मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। और हमने ये कहा अगर मान लो मेरे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन रखा है बच्चा, ठीक, क्या रखा है, और एक इलेक्ट्रॉन यहां पर रखा हुआ है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, ठीक, कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो ये 2 ऋण आवेश रखे हुए हैं और इनके बीच की दूरी कितनी है, r। बस मैंने मान लिया, तेरी मर्जी, तू एक यहां रख और एक वहां रख दे, एक यहां रख और एक यहां रख दे, ठीक है ना? हम जहां चाहे हम वहां रख सकते थे, हमने दूरी r मान लिया। अब हमने कहा अगर इसके मध्य मुझे ग्रेविटेशनल बल निकालना था, गुरुत्वाकर्षण वाला बल कितना होगा, Fg का मान हमें निकालना है। तो Fg बराबर फॉर्मूला भाई, F बराबर G(m1m2 r²), F बराबर G(m1m2 r²) यहां रख देंगे। तो क्या मैं डायरेक्ट मान रख सकता हूं? ऑब्वियस सी बात है यार, आप बड़े बच्चे हैं, रख सकते हैं, हाई स्कूल थोड़ी ना है। तो यहां पर मैंने लिखा जी का मान 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस, और m1, हाँ जी बताइए, m1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, पढ़ गए ना संकट में। आइए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखता है मान लीजिए 9.1 गुणे 10 की घाते माइनस 31 kg। मैंने बता दिया, नहीं आता था, अब आ गया। इसको मैंने अपने घर पे तराजू लेके तौला था, 9.1 गुणे 10 की घाते माइनस 31 kg। अबे मैंने नहीं तौला था, मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, बड़ा दमदार पढ़ाया था, जिसका नाम था मोल कॉन्सेप्ट, याद है? वहां मैंने बताया था एक मोल क्या होता है, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, कैसे द्रव्यमान निकाला गया था, कैसे शुरू में मान उनके तौले होले थे। कुछ याद आया? याद तो कुछ नहीं आएगा आपको, ये मुझे भरोसा है, लेकिन मैं तो कहूंगा कि पढ़ाया था, और नहीं पढ़ाया होगा तब भी कहूंगा नहीं पढ़ाया था। देख यार, ना पढ़ा रहे तब भी तुम लोगों को यह सब पढ़ाए हैं, समझे? बोल नहीं रहे आधे। हाँ, 9.1 गुणे 10 की घाते माइनस 31, और सच में पढ़ाया था, ठीक। इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालेंगे तो 1/4πε0 का मान 9 गुणे 10 की घाते 9। चार्ज भैया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। दोबारा 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19, और बटे क्या लिखा है, r²। ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। मैंने क्या किया, मैं तुलना कर रहा हूं, गुरुत्वीय बल की तुलना मैं किससे कर रहा हूं, मैं गुरुत्वीय बल की तुलना इलेक्ट्रिकल फोर्स से कर रहा हूं। मैंने क्या किया, F ग्रेविटेशनल अपान F इलेक्ट्रिकल कर दिया, मतलब समीकरण नंबर 1 का 2 से क्या कर दिया, भाग। अब देखते हैं क्या आता है। तो हमें मिलेगा 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस 11, 9.1 गुणे 10 की घाते माइनस 31, 9.1 गुणे 10 की घाते माइनस 31 बटा r², और पूरे का बटा 9 गुणे 10 की घाते 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 19 बटे r², और ये कट गया। कैलकुलेशन है यार, इसमें क्या दिमाग लगाना। इसको काटोगे, पीटोगे, हल करोगे तो F ग्रेविटेशनल अपान F इलेक्ट्रिकल का मान आएगा। और आप तो बचपन से ही तेज हैं, ऐसा किसी ने अफवाह फैलाया था, सही फैलाया था। तो इसको हल करने पे लगभग आएगा 10 की घाते माइनस 42/1। अब इसको दिमाग में फीड कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा है। और अगर तू ठहरा नंबर 1 का आलसी तो फीड मत कर भाई, तेरे पास कैलकुलेटर नामक एक यंत्र होगा, इसका 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 गुणा करके, इसका गुणा करके जो आएगा भाग कर देना, गिनती के रूप में आएगा, उसको दशमलव करके बना के छोड़ देना, और सारी घात वाला मामला जो जाके हल कर लेना, 10 की पावर -42/1 आ जाएगा। समझ गया ना? अपने पास समय नहीं है बच्चा, तो ये समझ में आ गया नहीं आया? तो हम यहां तरीके से इतना हल कर सकते हैं। इधर वाला सवाल समझ आया है, इसे में मिला दिया, उतारा है इसको, नहीं उतारना है इसको, क्या उतारोगे यार, इसको समझ में आ गया कि नहीं आया? मन तो करा मिटा दे यार। 30 सेकंड, 30 सेकंड में इसको लिखिए पटाख से, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। कुछ भी करिए, बस एक काम मत करिए, बस आपको पता है क्या, बात मत करिए, नहीं इनाम में आपको छुट्टी मिल जाएगी।
लिख लिया? सभी ने लिख लिया? उससे यही एक चीज बर्दाश्त नहीं होती, बस समझ गए वो क्या है? इतना धैर्य मुझमें नहीं है, मैं मिटाऊंगा इसे, है ना? तुम थोड़ा तेज लिखना सीखो। तो ये एक आंसर आ गया। और इलेक्ट्रॉनों के मध्य गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल की अगर हम तुलना करेंगे तो डायरेक्टली आप उत्तर क्या लिखेंगे? 10⁻⁻42 अनुपाते 1। मैंने बताया ये सवाल हल करके तो आप निकाल सकते हैं, पर ऐसी सवालें आपके दिमाग में भी होनी चाहिए, ठीक? अब अगर ये एग्जाम में आ गया और अगर आप ये घुटने बैठ गए, चलो कम से कम इतना तो कर ही लेंगे, आप इतना बुद्धिमान हैं। आपको एक समय बाद द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और आवेश तो याद ही हो जाएगा दिमाग में, लेकिन इतना बड़ा गुणा भाग करने में आप झेल जाएंगे और आप अपना 2 से लेकर 3 मिनट बर्बाद कर देंगे। और जिस बच्चे को ये डाटा डायरेक्ट याद होगा कि 10⁻42 अनुपाते 1, वो तुरंत लगाएगा और आगे बढ़ जाएगा। तो इस 1 मिनट की या 1.5 मिनट की बचत उस बच्चे के लिए फायदेमंद हो जाएगी जिसको ये डाटा याद होगा। तो बहुत सारी सवालें जो पॉपुलर टाइप की हैं, जिसे एग्जामिनर बदल नहीं सकता, उसके आंसर आपके दिमाग में फीडेड होने चाहिए। और वैसे भी अगर आप 2-4 बार याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा। हमें लगता है अब नहीं याद हो गया होगा, क्यों बच्चा लोग? क्या रहता है बताओ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच वाला? भूल गया मैं? 10 की घाते ऐसे मूर्ख पाए जाते हैं धरती पे। मैंने इलेक्ट्रॉन और किसका पूछा था? प्रोटॉन का। और अभी बताया मैंने किसका है? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का। अभी यहां जो बल लगा था वो 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच था कि नहीं? और पूछा मैं किसके बीच था? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। और ऐसे वहां लगा के चले आओगे कि वहां मिलेगा 10⁻⁻42 10 की पावर आप जो -42 अनुपाते 1 जो है वो मिलेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए भी। और लगा के खुशी खुशी आके बाहर काट करके अरे मेरा तो आ गया था। वैसे कैसे आ गया था? इसलिए होश में एक बार प्रश्न पढ़ लिया करो, ठीक है? अब चलो इधर देखते हैं। अब कुछ ये कहना चाहते हैं कि सर आप हमको रहा था, आप समझ नहीं रहे हैं, झटके हम सुन नहीं पाए थे ना? ना चलो कोई बात नहीं, मानते हैं आप तेज हैं। चले मैंने कहा आज क्लास सीरियस होकर पढ़ाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि बीमार हो जाना है, बताते रहना है सवाल। तो सवाल में हमारे पास यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है? प्रोटॉन। बीच की दूरी क्या है? 8। अपन लोग तुलना करने चल दिए हैं Fg अपान क्या? Fe। अब शब्द है ये अलग से लिख के भाग नहीं करेंगे, माना जाता है कि आप बहुत भयंकर तेज है। चलिए बताइए, चले जी का मान 6.67 गुणे 10 की घाते -11 M1M2/r²। दिमाग में कर लिए? ऐसे तेज बच्चे होते हैं। बताओ दिमाग में फिर क्या M1M2? M1 मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, तो बोलो ना यार इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणे 10 की घाते -21। P फॉर प्रोटॉन, प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 की घाते -27। समझ गए ना? और बटे r² दिख रहा है? मेरी आंखों से देखो दिख रहा होगा। बटे क्या दिखा है? अब फिर पूरा वाला बटे, अब ये वाला होगा ना? इसका मान 9 गुणे 10 की घाते 9 Q1 Q2 बाई r²। ये तो है ना? Q1 मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश। हाँ जी बताइए। 1.6 गुणे 10 की घाते -19। प्रोटॉन पे आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते -19। दोनों पे आवेश बराबर होता है, बस एक धनावेश होता है और दूसरा। अब इसमें जो ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं वो कहेंगे अच्छा तो प्रोटॉन पर धनावेश होता है, टेपा तो काहे माइनस लगाया? भैया आगे प्लस और माइनस होता है, घात पे नहीं। समझा ना? अब देखो जो कटे पिटे काटो इसको हल करो, और यह ग्रेविटेशनल अपान यह इलेक्ट्रिकल, और इसको हल करने पे जो आपका उत्तर आएगा वो तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा और वो मान आएगा
और लगभग आएगा 10 की पावर माइनस 39 अनुपाते 1। तो 10 की पावर माइनस 39 अनुपाते 1 बटे आर स्क्वायर दिख रहा है, कहां गया? कहां गया? खत्म कर दिया उसको तुम लोगों ने, सब लोगों ने साजिश के तहत। तो अब बताइए, पहला मान इलेक्ट्रॉन और किसके बीच था? कितना मिला था? दूसरा किसके बीच था? इलेक्ट्रॉन और 10 की घाते माइनस 39 अनुपाते 1। क्या एक तीसरा भी संभव है? बताओ। तो कहे कर रहे हो नो सर, प्रोटॉन और प्रोटॉन भी हो सकता है ना? सर नो सर, कौन सी बीमारी हो गई है बालक? यहाँ पर प्रोटॉन पर धनावेश और दूसरे का प्रोटॉन पर क्या है? अच्छा, एक प्रोटॉन पर धनावेश होगा, दूसरे का ऋणावेश होगा। कहां से आई हैं आप? हाँ, कहां से आई हैं? गांव का नाम बताइए, कहां से आई हैं? जो पूछ रहे हैं जवाब दीजिए। बताओ ना, बताओ। देख रहे निद्रा? इसीलिए मैं कहता हूं सुबह सुबह उल्टा पुल्टा ना खाया करो, लेकिन तुम लोग सुनते हो नहीं। नशा नशा पत्ती काम कब किया करें? सोते वक्त, शाम को। सारा दिन नशे में रहना ठीक बात नहीं है। तो ये धनावेश और ये भी क्या है? धनावेश। भैया दोनों प्रोटॉने हैं, तो दोनों के आवेश बराबर होंगे, दोनों के द्रव्यमान भी आपस में क्या होंगे? बराबर। दोनों प्रोटॉन है, बीच की दूरी अपन लोगों ने क्या माना है? चल भैया निपटा दे इसको। फार्मूला एफ ग्रेविटेशन अपान एफ इलेक्ट्रिकल बराबर, यहां पर आएगा ग्रेविटेशन वाला 6.67 गुणे 10 की घाते माइनस 11। द्रव्यमान बोलो प्रोटॉन वाला। भैया प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 27। 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 27। काय लिए दोनों प्रोटॉन है ना? यहाँ पर 9 गुणे 10 की घाते 9, और इनका आवेश, प्रोटॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। 1.6 गुणे 10 की घाते माइनस 19। इसको हल करिएगा, एफ ग्रेविटेशनल अपान एफ इलेक्ट्रिकल 10 की पावर माइनस 36 या 37, शायद 36 आता है, 36 तो आएगा लगभग 10 की पावर माइनस 36 अनुपाते 1। बात समझ में आया ना? तो ये वाला हो गया 10 की पावर माइनस 36:1। तो हमें तीन चीजें मिली, याद रखना, -36, -39 और -42। समझे ना? अब अगर तुम इसको घूर घूर के देख लो ना, तो ये परमानेंट तुम्हें ऐसे ही याद रहेगा। काहे लिए? काहे लिए? काहे लिए याद रहेगा परमानेंट? देखो कुछ दिखा? 6 3 9 9 3 12 याद रहेगा ना? तो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच -36, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच -39, और इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच -42। पावर रहेगी 10 की, बाकी 1 रहेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? ये गुरुत्वीय बल और वैद्युत बल की तुलना थी। तो आपको अब ये सब दुनिया भर का नहीं याद रखना, बस मैं ये इसलिए लिख दिया कि हाँ ऐसे निकालते हैं, आपको पता रहे। डायरेक्ट आंकड़े दिमाग में रखिएगा, और जब सवाल आए तो सीधे एक बार में टिक करके आगे बढ़ जाइएगा। कितना पॉइंट लिख लिया? चलिए आगे बोले। भाई साहब लिख लिया? हेडिंग डालिएगा ग्रेविटी यानी गुरुत्व। हेडिंग क्या डाला? गुरुत्व यानी ग्रेविटी। और लिखिएगा इसके बारे में, लिखिए गुरुत्व वह गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व वह गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्व वह
गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गुरुत्व वह बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है या अपनी ओर खींचती है, आप जो चाहें लिख सकते हैं। जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो गुरुत्व बल क्या है आपके समझ में आ गया। गुरुत्व बल एक ऐसा बल है जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब अगर केंद्र की ओर खींच रही है तो खींचने देते हैं, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं, आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो ये सभी लोग जानते भी हैं और आपके न्यूटन भैया ने आपको बताया भी था कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को हमेशा अपने केंद्र की ओर खींचती है। वो सेब वाली कहानी याद है ना न्यूटन की। उन्होंने देखा था कि सेब कहाँ गिरा था, नीचे। बड़ी पॉपुलर कहानी है, हम नहीं गिरवाएंगे नीचे सेब। ठीक है, अब न्यूटन के बारे में ना बताएंगे, न्यूटन बहुत मशहूर आदमी है। तो आपने ये समझा कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, इसीलिए अगर हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो वो लौट कर कहां आएगी, नीचे। अभी नहीं आएगी तो कभी लौट कर जरूर आएगी, लेकिन आएगी जरूर। ठीक है, लेकिन हाँ ऐसा भी हो सकता है कि हम उसको एक निश्चित वेग से ज्यादा वेग दे दें तो कभी लौट कर आए ही ना, और पृथ्वी को छोड़कर पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाए। इसको बोलते हैं पलायन कर गई, पलायन वेग। और ये आपके गुरुत्वाकर्षण चैप्टर का पार्ट 2 है। तो ये एपिसोड हम देखेंगे बाद में। पहले ये समझ लेते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल आखिर है क्या। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक प्रकार का ऐसा बल है जो कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है, किसी वस्तु पर लगाती है, और इसी के कारण वो वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, नीचे आती है। पहले ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? yes, अब हम अगर पृथ्वी को छोड़ के अलग अलग प्लेनेट की बात करें, जैसे हमारे पास चांद तारे है ना, मंगल संगल ढेर सारे हैं, पीछे पढ़ाया है हमने। वो अलग अलग आकार के हैं, तो उन जगहों पे उनका आकार बदलने के कारण उनका गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी अलग अलग होगा। तो कोई किसी पिंड को तेजी से खींचेगा और कोई किसी को धीमे खींचेगा। जब तेजी से खींचेगा, आकर्षण बल ज्यादा तेज लगाएगा, वह वस्तु नीचे तेजी से आएगी, और जब तेजी से आएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला पहले तुम समझो, फील करो। मैंने बताया ना, विज्ञान एक फील करने का विषय है। अभी जानते हो ना, 99% टीचर से तुम ये पूछो, बता सब लेंगे, लेकिन जो बहुत गौर से ध्यान देगा 10 मिनट के लिए हिल जाएंगे, और जो नए वाले टीचर होते हैं ना, वो तो गए काम से, वो बता ही नहीं पाएंगे। जैसे ये कि हमने क्या कहा, गुरुत्व बल किसे, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, तो आपने बताया, या गुरुत्व किसे कहते हैं, तो गुरुत्व एक प्रकार का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसको शॉर्ट में हमने गुरुत्व कह दिया, और इसी बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। फिर अगली हेडिंग अभी मैं डलवाऊंगा, गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट हेडिंग गुरुत्वीय त्वरण। तो मैं बताऊंगा कि जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो गुरुत्व बल के कारण जो उसमें त्वरण आता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। जैसे इसको मैंने छोड़ा, ड्रॉप किया और ये नीचे गिर गई, तो नीचे गिरने पे इसमें जो त्वरण आया उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। तुमने कहा जी सर, बोले इसको स्मॉल जी से लिखते हैं, तुमने कहा जी सर। फिर बोलेंगे गुरुत्वीय त्वरण का मान बदलता है, पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाएंगे तो घटेगा, पृथ्वी तल के नीचे जाएंगे तो घटेगा। उसके साथ साथ अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को हम बढ़ा दें, घटा दें, ध्रुवों पे, विषुवत पे, अलग अलग जगहों पे क्या क्या होता है सब फैक्ट लिखा दिए। भाई अगर ये लिखना है तो मेरी जरूरत क्या है, मैं यहां क्यों खड़ा हूं, फिर हटाओ मुझे। अगर तुम्हें इतना ही पढ़ना है कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, तो जो शब्द मैंने मुंह से बोला वो किताब में लिखा है। तो टीचर का क्या काम, तुम्हें हिंदी पढ़ना है, खत्म कहानी, पढ़ जाए लो, खत्म कहानी। यही एक बेसिक बात है जो बच्चे समझने का मतलब गलत समझ लेते हैं। वही मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चों को पढ़ाना नहीं आता, उन्हें पढ़ने का मतलब ये समझ में आता है कि मास्टर साहब ने पढ़ के सुना दिया, हिंदी पढ़ना सीख गए। नहीं भैया, आपने बताया अगर हम पिंड को छोड़ेंगे और नीचे आएगा तो इसमें गुरुत्वीय त्वरण आता है, तो विज्ञान कहता है प्रश्न क्यों आता है। अब दूसरा प्रश्न है कि त्वरण क्या है, पहले ये समझो। तो चैप्टर नंबर 2 आपको याद होगा, कुछ किताबों में 3 है, कि त्वरण का मतलब वेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन। बिना वेग के परिवर्तन में त्वरण नहीं आएगा। इसका मतलब जब किसी वस्तु को ऊपर से हम छोड़ते हैं, नीचे गिरती है, उसमें गुरुत्वीय त्वरण आ रहा है, किस बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण, यानी पृथ्वी ने अपनी ओर खींचा है ना, इसीलिए उसमें बल लगा और इसकी वजह से उसका वेग बढ़ा, उसका वेग बढ़ा। तो किसने ये कहा कि बल लगाने से वेग बढ़ता ही है,
हम कैसे मान ले कि बढ़ा भाई? हम कह रहे हैं लो हम छोड़ दिए यहां से, एक समान वेग से नीचे गिर गई और नहीं यहाँ का गुरुत्वीय त्वरण। कैसे हम मान लें ये बात कि इसमें गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा? क्यों मान लें? तो हमारे पास प्रश्न है कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ते हैं और नीचे की ओर गिरती है तो गुरुत्वीय त्वरण आता क्यों है? तो आपने कहा कि अगर त्वरण है और चाहे गुरुत्वीय त्वरण है, मतलब वस्तु का वेग बदला होगा। और ये दिखता भी हमारी आंख से है कि यहां वस्तु का वेग क्या है अभी? 0, और छोड़ दिए तो वेग बढ़ गया ना। इसका मतलब इसमें गुरुत्वीय त्वरण आया, छोड़ने के बाद वेग बढ़ा यानी त्वरण आया। और ये त्वरण गुरुत्व के कारण आया था, पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण आया था, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया? गुरुत्वीय त्वरण। अब मेन प्रश्न मेरे पास ये है कि वेग बढ़ा क्यों और त्वरण आया क्यों? अभी मैंने क्या समझा कि आया, यहां 0 था और वेग बढ़ा, मैंने आंखों से देख लिया कि आ रहा है। अब मुझे समझना है क्यों आ रहा है, क्यों उन्होंने ऐसा देख के बता दिया फार्मूला। पॉइंट समझ में आया? तो गुरुत्वीय त्वरण को अपन लोग लिखते किससे हैं? किससे लिखते हैं? स्मॉल जी से लिखते हैं। और अब ये जानना है कि आया क्यों। अब सोचो पहले, ये एक पृथ्वी है या मंगल ग्रह है, चांद है या कुछ है, जो समझा रहे हैं ना, ये समय भले ले रहा लेकिन वो गिरेगा, ये तो मुझे भी आता था। और एक छोटा सा ये पिंड है, ठीक, कोई भी पिंड है, बताओ इस पिंड को ये ग्रह अपनी ओर खींचेगा या नहीं खींचेगा? कितने बल से खींचेगा? अगर मुझे ये निकालना है तो बताओ फार्मूला कौन सा लगाएंगे? अब वही पढ़ाया था ना, F बराबर G(m1m2/r)²। और ये कहां से था? इसकी पिछली क्लास में प्रूव किया था, याद है ना? F बराबर mv²/r और लिख के न्यूटन ने बताया था ना। अरे कैपलर के नियम से न्यूटन के नियम का सत्यापन या न्यूटन का निष्कर्ष लिखे थे ना। तो F बराबर G(m1m2/r²), ठीक है। अब जिसका द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा उसका बल भी उतना क्या होगा? यानी उन दो पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल भी उतना क्या होगा? जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसका आकर्षण बल भी उतना क्या होगा? ये समझ नहीं है? तो तुमको अगर मैं पृथ्वी पर खड़ा करा दूं और तुमको मैं बृहस्पति ग्रह पे खड़ा करा दूं, बताओ ये दोनों में कौन तुमको तेज खींचेंगे अपनी ओर? पहले ये बताओ, बृहस्पति या पृथ्वी? बृहस्पति ना। क्यों? क्योंकि बेस का द्रव्यमान बड़ा है ना। द्रव्यमान बड़ा तो लगने वाला बल भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसका मतलब तुमको ज्यादा तेजी से खींच रहा है। तो तुम्हारे अगर तुमको कोई धीमे से धक्का दे दे और तुम्हें तेज से धक्का दे दे, तुम तेज कब जाओगे? तेज से धक्का देने पे या धीमे से धक्का देने पे? तेज धक्का देंगे तेज गिरोगे। लेकिन अब गिरने लगे तेज तो वेग बदलने क्यों लगा? एक बार धक्का दिए चलो कोई बात नहीं, 10 से चलना चालू कर दिए। एक बार धीमे से धक्का दिए तो वेग आया मान लो 4, तो एक 10 से चल रहा है, कितने से चल रहा है? 4, तो 10 से चले और ये 40 चले, बढ़ कैसे गया? 10 से 12, 13, 14, 15 कैसे हो गया? क्योंकि जब तक ये बदलेगा नहीं तब तक त्वरण, क्योंकि वेग बदलेगा तभी त्वरण आएगा। तो एक बार तो खींच लिया, लेकिन तुम सोचो एक बंदा और दिख रहा है, कौन है? आर। तो जैसे ये गिरा यहां आया, आर का मान कम हो गया। इस पिंड के बीच और इस पिंड के बीच दूरी घट गई ना। और नीचे आया दूरी और घट गई। अब यहां सोचो, यहां जो लगने वाला बल अभी मान लो 10 रहा होगा क्योंकि दूरी ज्यादा थी। जैसे दूरी कम हुई होगी बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। अब एक बटे वाला आइटम अगर घटाते हैं तो यह का मान क्या होगा? बढ़ेगा। जानता है ना। तो इसका मतलब आर का मान हमने बढ़ाया, बढ़ाया ना। मार के गिरा देंगे भाई यहीं पे। घट रहा है ना। बस यस सर, साथ साथ यस सर करो बस पागल जैसे। तो आर का मान घट रहा है ना। अगर आर का मान घटेगा यानी बल का मान बढ़ेगा। तो जैसे जैसे पिंड नीचे आ रहा है, अब तुम बताओ लगने वाला बल बढ़ रहा है घट रहा है? तो जो पहले यहाँ 10 लग रहा था थोड़ा नीचे आया होगा, क्या 10 रहेगा? ऑब्वियस सी बात है 7-8 हो जाएगा। हाँ 11-12 बढ़ जाएगा ना। जैसे जैसे नीचे आता गया लगने वाला बल बढ़ता गया, और जैसे बल बढ़ता गया बताओ स्पीड, इसका मतलब त्वरण आएगा ना। तो त्वरण क्यों आया ये समझ में नहीं है? अब अगला प्रश्न हमारे दिमाग में आया, फिर से प्रश्न बहुत आते हैं हमारे पास। अब बृहस्पति पे अलग बल और पृथ्वी पे अलग बल, तो दोनों का गुरुत्वीय त्वरण समान या अलग अलग? समान या अलग अलग? क्योंकि यहाँ बल ज्यादा लगा होगा, ज्यादा तेज खींचा होगा, जल्दी आया होगा नीचे, मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? अलग। और यहाँ पर क्या होगा? अलग। चंद्रमा पे
यानी हर प्लेनेट का गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग बल से खींचेगा, क्योंकि उनका द्रव्यमान क्या है? अलग अलग। समझ गए? ये बात एकदम अंदर से फील हो गई कि नहीं, क्यों हो रहा है ऐसा? पक्का? लेकिन गुरुत्वाकर्षण नियतांक सबके लिए सेम है, जी का मान। इसको कैवेंडिश नामक वैज्ञानिक ने प्रयोग द्वारा निकाला था। तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक को बताया किसने था? हेनरी कैवेंडिश ने। याद रख लेंगे, एक फैक्चुअल डाटा था, दिमाग में बैठा लेना, दिखा नहीं रहा हूं मैं इसको। किस एक्सपेरिमेंट से निकाला था मैं वो करके दिखा सकता हूं बोर्ड पे, पर यार ऐसा न कराने में मास्टर के नाम पे कलंक हो जाऊंगा। और मुझे उन मास्टरों को देख के समझ लो मेरा खून चुक जाता है जो यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं और क्या करते हैं, लेके आएंगे टायर, पहिया, परख नली और आधा घंटा डिंग 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 कर रहे हैं। अबे एक छोटी सी बात उसको बताने के लिए जो तू बोर्ड पे लिख के खींच के समझा सकता था, 10 घंटा टाइम पास करने के लिए बच्चों को 4 घंटा बर्बाद कर दिया, बेचारा सेलेक्ट क्या होगा? और ये कॉमेडी देखने में वीडियो भी मजा आ रही है और क्लास भी मजा आ रही है, बच्चा खुश है। चलो आओ तुम्हें प्रकाश का परावर्तन दिखाएं। अब तुम गए कांच को चक्का लेके आए, आराम से लेजर लाइट लेके आए, यहां जलाए, धुआं सुलगाए, दिखा रहे हो, देखो। कुछ सारे टीचर ऐसे हैं जो पहिया लेके आते हैं, कुर्सी बैठ के नचाओ, तो वो हमको दिखाते हैं। और डंबल वहां है ना पीछे है कि नीचे कर लेंगे, जब तक घुड़ का मान घर जाएगा, वाला घुड़ नती बढ़ जाएगी, फिर ये करने घर जाएगी। वो करवा रहे बैठकर बैठा के आधा घंटा, 4 बच्चों बुला रहे, तुम आओ भाई, देखो नचाओ, कितना समय बर्बाद करा रहे हैं। और तुम सोचो भाई वो तो वीडियो है, उसमें स्किप हुआ होगा, कट हुआ होगा। रियल क्लास की धज्जी उड़ा दिए, जिसको भाई साहब पढ़ाए अपने व्यू के चक्कर में उसकी कैरियर ले डूबे। तो ये अपने से ना हो पाएगा। सीधी बात ये है। इसलिए उसको हम बस ये जानते हैं कि कैवेंडिश ने बताया था, कोई मतलब नहीं है। अभी जब आपको लगेगा बहुत बताना है तो किसी दिन छुट्टी में पूछ लेना मुझसे। अभी पहले ये बता, चले भाई साहब, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण अलग अलग आया। अब हम एक बात समझ गए, गुरुत्वीय त्वरण का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, हर जगह समान होता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान प्लेनेट टू अलग होता है। तो फिर एक बार मैं किसी कोचिंग में गया था, ठीक है ना, मेरी खुद की कोचिंग नहीं थी वो, वहां क्लास चल रही थी, तो मैं बाहर खड़ा था और मैं फिजिक्स पढ़ाता था। वह टीचर के मुंह से एक शब्द निकला और मैंने इस शब्द को सुन लिया और मुझे हंसी आ गई कि यार जब ये टीचर इतना कंफ्यूज है, ये कितने बच्चों को बर्बाद करेगा भगवान जाने। और वो इस जगह का माना जाना टीचर था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, क्योंकि अभी ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो किसी को क्यों कहना कुछ। सारे मास्टर अच्छे हैं, कमाए खाएं, ठीक है, मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैं एक शब्द सुना, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं तो वहां टहलने गया था, घूमने, और घूमते घूमते मैं ये देख लिया कि देखो क्या चल रहा है दुनिया में। और वैसे भी मेरी जितनी भी सोराव में कोचिंगें चलती हैं, सोराव के बाहर जो चलती हैं, मेरा किसी से कोई वो नहीं है, बैर नहीं है कि ठीक है सबका अपना अपना मामला है, सब अच्छे हैं, सब खराब हैं। जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो चाहे जहां पढ़ा रहे हो, मुझसे से कोई लेना देना नहीं। पर आपको अपने आप को क्रॉस चेक जरूर करना चाहिए कोई चीज बताने से पहले। और अगर आपसे कोई गलती हो जाती है झटके में, तो गलती को स्वीकारना चाहिए। आप बच्चों को समझाएं, बच्चों को बताएं। आप गलत डाटा दे देंगे, बच्चा फिर वही गलत जानकारी लेकर कहीं भिड़ गया और फिर अपनी बेइज्जती कराएगा और तुम्हारी भी कराएगा। तो गलतियां हो सकती है, ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लिखा हूं मेरा 100% सही होगा, हो सकता है गलत हो जाए। तो अगर कोई मुझे ये बताए नीचे कमेंट में जाके सर आपने वहां ये पॉइंट गलत बोल दिया था, तो इसमें मेरी इज्जत नहीं चली गई। मैं अगले दिन आऊं और उस बात को सुधार दूं कि हाँ भैया ये गलत हो गया था, मुझसे बात खत्म। लेकिन अब ये कहना कि नहीं हम सहिंसा है, तो ये गलत बात है। तो मैंने सुना क्या था, पहले ये सुनो। पढ़ाते पढ़ाते टीचर के मुंह से ये निकला कि जब तुम चांद पे जाओगे और वहां अगर ऐसे मान लो शर्ट उतार के रख दोगे तो गिरेगी नहीं, टंगी रहेगी। समझे? फिर उसने कहा अगर मान लो तुम थूक दिए तो हवा में उड़ता रहेगा तुम। समझ गए? फिर उसने कहा अगर तुम एक बार कूद गए फिर गया काम से, नीचे न हो गया। अब वो कर रहा था कॉमेडी, और कॉमेडी में कई लोग के फ्यूचर के साथ क्या कर दिया, कॉमेडी। अब तो अपने दिमाग से ये सोचो कि क्या चांद पे ऐसा होना पॉसिबल है कि इस मार्कर कहीं छोड़ दूं पड़ा रहे, वही रहेगा या नीचे गिरेगा? बताओ, नीचे गिरेगा। समझ गए ना? जो यहां से उपग्रह छोड़े जाते हैं, मानव निर्मित रॉकेट, देखियो ना, उसके अंदर एक मूवी है जिसका नाम है ग्रेविटी। तुम देखना, उसमें जो नायिका है, शुद्ध हिंदी में अबे हीरोइन है ना, उसके सारे क्रू मेंबर से एक एक करके खत्म हो जाते हैं। जब लास्ट वो बचती है तो जाहिर सी बात है रोएगी। अच्छी मूवी है, टाइम मिले तो देख लिया करो। समझ गए? ये जो फर्जी की एक्टिंग देखते हो, दीवार तोड़ने वाली, मारने धारने वाली, वो भी अच्छी जानकारी देगी, देख लेना। उसमें जब वो रोती है ना, तो उसके आंसू ऐसे निकलते हैं, टिंग ऐसे हवा उड़ते हैं, दिखाता है, प्रॉपर मूवी में दिखाता है। ठीक, तो उसे हवा में उड़ते हुए दिखेंगे।
और वहां वो खुद हवा में तैरती रहती है, अक्सर क्लिप आती होगी, देखी होगी। अभी सुनीता विलियम्स की आई थी कुछ दिन पहले, है ना। तो उसमें अगर इसे मार्कर को छोड़ देंगे तो गिरेगा नहीं। तो जो भारहीनता की संकल्पना है वो कृत्रिम उपग्रहों में है, यानी जो हमारे द्वारा मानव निर्मित है और छोड़े गए हैं। अब ये दिमाग में ना बैठा लेना कि चांद पे ऐसा है। मैंने याद करो ग्रेविटी में जब चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने बताया था कि उपग्रह की परिभाषा का पहला मानक यही है उसकी खुद की ग्रेविटी हो। खुद की ग्रेविटी होने का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल हो, यानी वो चीजों को अपनी ओर खींचेगा और खींचेगा चीजें उसकी ओर गिरेंगी। बोल समझ में आया नहीं आया? तो बताओ क्या चांद पे चीजें टिकेंगी या गिरेंगी? लेकिन जो मानव निर्मित उपग्रह भेजे गए हैं उसमें उड़ेंगी। और क्यों? अगले चैप्टर में हम पढ़ाएंगे, उपग्रह समझा देंगे, पर अभी यहाँ टाइम न बर्बाद करेंगे। पहले बताओ समझ में नहीं आया? तो वो यही सब बता दिया मास्टर बच्चों को अंत संत। तो बाद में हमें बड़ी हंसी आई। हाँ बस ये भले है कि अगर चांद पे आप जंप लगा दीजिए तो काफी ऊपर तक जाएंगे। अगर आप 5-6 फीट तुम कूद लेते हो तो चंद्रमा पे मान चलो कम से कम 38 से 40 फीट कूदोगे ऊंचाई में। अगर कोई ऐसे 6 फीट जंप करके कूद जाए तो वहां कम से कम 40 फीट, 38 से 40 फीट। तब है मजा वहां पे सुपर मानव बन के घूमना, धड़ाधम यहाँ कूदे वहां जा गिरे, है ना। लेकिन ऐसा नहीं, गिरोगे ही नहीं, गिरोगे लेकिन धीमे गिरोगे क्योंकि उसकी ग्रेविटी कम है। जैसे इस मार्कर को गिराएंगे, जितना तेज यहां गिरता है उतना तेज वहां नहीं गिरेगा, इससे धीमे गिरेगा क्योंकि वो छोटा है, इसलिए उसका आकर्षण बल क्या है? कम। और हमारी पृथ्वी क्या है? बड़ी, इसलिए इसका आकर्षण बल क्या है? ज्यादा। बात पहले बताओ इतना समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए बातें फैक्ट से, फार्मूले से कंफर्म होकर तब करनी चाहिए। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है पहले बताओ, समझ आ गया सबको? इस बल के कारण हर एक प्लेनेट वस्तु को अपनी ओर खींचता है, जिससे उसके वेग में क्या होगी? वृद्धि, जिससे उसमें क्या आएगा? त्वरण। इसके कारण गुरुत्व बल के कारण, इसलिए उसका नाम रखा गया गुरुत्वीय त्वरण। तो तुमसे कोई पूछे गुरुत्व त्वरण क्या पता, समझा लोगे? समझा लोगे? तो हेडिंग डाल गुरुत्वीय त्वरण फटाक से। गुरुत्वीय त्वरण लिखिएगा गुरुत्वीय त्वरण में। बोले माना कि समय लग रहा है पर तुम्हें अच्छे से रहा है, बस अच्छी बात यह है। लिखिए गुरुत्व बल के कारण, गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण, गुरुत्व बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो गुरुत्वीय बल के कारण वस्तु में उत्पन्न त्वरण को अपन लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। ठीक है, अब नीचे स्टार बनाइए और लिख लीजिएगा यह एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। यह एक सार्वत्रिक नियतांक नहीं है। इसका मान स्थान अथवा ग्रह बदलने पर, इसका मान स्थान अथवा ग्रह बदलने पर बदल जाता है। इसका मान स्थान अथवा ग्रह बदलने पर बदल जाता है। अलग अलग प्लैनेट पे जाओगे उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा, इसलिए उनके लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या आएगा? अलग अलग। हमारी पृथ्वी पर भी अलग अलग है, बताते हैं कैसे भी, कैसे बदलता है हमारी पृथ्वी पर। ठीक है, पहले बताइए सर आप लोगों ने ये लिख लिया या नहीं लिख लिया? कितना समझ में आया या नहीं आया? चलो, जहां भी लगे कंफ्यूजन कोई भी थोड़ा बहुत भी, आप हमसे तुरंत उस बात को लेकर डिस्कस कर सकते हैं। आपको बताया जरूर जाएगा और नहीं बताया जाएगा तो मार पीट के चुप करा दिया जाएगा ना। क्या कहते हो? चलो ए भाई चलो इधर देखो, बात ना किया करो। मैं बार बार आपको समझाया कि मुझे सिर्फ एक चीज से नफरत है बस। आप आपस में बात ना किया करें बस, बाकी सब सही है। क्या हुआ, नींद आ रही है? हाँ, बच्चे बताते हैं कि क्लास सर बड़ी बोरिंग हो जाती है आपकी। कुछ बच्चे हैं ना जो यूट्यूब पे दिखते हैं, पुराने बच्चे हैं, मिल जाते हैं या फोन करते हैं तो कहते हैं सर आप कुछ बड़ा बोरिंग सा हो जाता है। अगर एक दिन सोचे क्लास देख लें और नींद आने लगती है। बताओ ऐसा है क्या? तुम लोग को मतलब इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने में? मुझे लगता है कि मजा आती है। अरे यार नहीं बोल रहे, उसका मतलब घबरा रहा है क्या मामला? तो
तो क्या किया जाए, फिर आने के बाद ठुमका लगाया करें क्या? दो लगा दिए 10 बार, मतलब मजा आ जाता है। आप तरीके मस्त मास्टर है। तो बोरिंग क्लास है, कोई बात नहीं, टॉपिक ही ऐसा, विज्ञान पढ़ रहे हैं, पर मैं भी प्रयास करता हूँ क्योंकि बात को एनालिसिस करूं। तो झेलें आप, अब झेल लीजिए हमें, कोई बात नहीं। आइए, हमारे पास 2 जी मिले हैं जी ना, 3 जी हो गया, 2 जी यहां वाला, एक हम भी तुम लोग को जी कह देते हैं, हैं? कितना सम्मान करते हैं, देखो इधर। तो हमारे पास एक मिला है कैपिटल जी और एक क्या मिला है, स्मॉल जी। तो कैपिटल जी व स्मॉल जी में संबंध, क्या ये दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं? क्या ऐसा कोई फार्मूला है जिसमें कैपिटल जी भी आ जाए और स्मॉल जी भी आ जाए? कोई हमें हिंदी में इसका नाम बता दे एक बार कि कैपिटल जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अभी कब तुम लोग के अंदर कॉन्फिडेंस जगेगा? है, इसीलिए हिंदी मीडियम के बच्चे आजीवन गधे रह जाते हैं, क्योंकि इनको बोलना नहीं आता। नियतांक कर रहे हो, अरे भाई बोलो, तेजी से बोलो, बहुत होगा, क्या हो जाएगा? हम तुम्हें मार सकते नहीं है, डांटेंगे तुम मरोगे नहीं उससे, तो क्या उखाड़ लेंगे तुम्हारा हम? तो जो तुम्हें लगता है कम से कम अपनी बात तो रखना सीखो। पता चला जीवन में कहना बहुत कुछ था, कह नहीं पाए कुछ किसी से, है ना? तो ऐसा ना हो, जो तुम्हें लगे वो बोलते रहो, बहुत होगा, लोगों को बुरा लगेगा तो क्या ही उखाड़ लेंगे तुम्हारा, हम तुम्हारा क्या उखाड़ लेंगे, डार देंगे, कोचिंग छोड़ोगे, ले हमारे घाटा हो गया। तो इसे टेंशन ना लिया करो, जो तुम्हें लगे वो बोलो। तो कैपिटल जी को बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, है कि नहीं? हाँ, और जी को बोलते हैं स्मॉल वाले को गुरुत्वीय त्वरण। ये सब खेला कैसे हुआ था? हमारे पास क्या थी? पृथ्वी, मेरे पास पृथ्वी थी, हल्के में ले रहे हो, चले। और यहां पर मान लो एक पिंड रखा है, ठीक, जिसका द्रव्यमान स्मॉल यम है, सतह पर रख दिए हैं, एकदम रख दे। अगर तेरा मन है कि न रखे तो समय है, बता दो, न रखो, ठीक है ना? न रखेगा, ऊपर रख दे, यहां रख दे, जहां तुम चाहो, तुम्हारी समझ लो इज्जत की जा रही है मार्केट में, यहां रख दिया, कोई समस्या? और ये जो पृथ्वी है या कोई प्लेनेट है, इसका केंद्र है, इसकी यहां से हमने दूरी क्या ले ली? स्मॉल आर, और इसका द्रव्यमान हमने क्या ले लिया? कैपिटल यम। इतना सही है सब कुछ? ये जो भी है, ये जो भी है, चांद तारा कुछ भी है, आई डोंट नो, इसका द्रव्यमान यम है ना? ये इस पिंड को क्या करेगा? खींचेगा ना? खींचेगा, तो इसमें भार आएगा, और इसका भार कहां कार्य करेगा? इसके केंद्र की ओर। नीचे वाला मामला भूल जाओ। अभी इसके पहले मैंने लिखा था कि वस्तु को कोई भी प्लेनेट कहां खींचता है? अपने केंद्र की ओर। अब जो जो बोला नीचे, सोचो उसके साथ क्या खेला होने वाला है। ये एक क्या है? प्लेनेट। यहां रहा पिंड, हमने कहा इसका भार कहां कार्य करेगा? तुमने कहा सर नीचे। ऐसा नहीं है भैया, अगर ऐसा होता तो पृथ्वी में टपक जाते नीचे। कहां जाओगे नीचे? एक दिलचस्प बात बताएं, पृथ्वी हमारी गोल है और स्पेस में लटकी है, हवा में, ऐसे खाली स्पेस में, हवा में नहीं, सॉरी, स्पेस में ऐसे लटकी है। और तुमको अगर स्पेस से बाहर निकाल के फेंक दें ऐसे, तो कहां जाओगे तुम लोग? वही मैं सुनना चाहता था, कहीं नहीं जाओगे, पता नहीं कहां जाओगे। स्पेस में कुछ है ही नहीं है ऊपर नीचे, ये ग्रेविटी हमें फील करवाती है नीचे। ऐसे पृथ्वी है, और सोचो अगर कोई चलते 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 यहां गिर जाएगा, भी इसका मतलब नहीं गिरेगा, उसको लगेगा ये नीचे है, और तुमको लगेगा ये नीचे है, इसको लगेगा ये नीचे है, समझ गए? तो पृथ्वी सब चीज को अपनी ओर बांध के रखी। नहीं सोचो जो पृथ्वी के नीचे वाला पानी हो तो टुप बहेगा समुद्र वाला, यही तो हो गया ना। ऐसा तुम्हें लगेगा ही नहीं तुमका, और वाकई में तुम टेढ़े में हो। देखो अर्थ ऐसे है ना, अब भारत यहां पर है, तो तुम तो ऐसे क्यों लग रहा है? तो स्पेस में कुछ ऐसा है नहीं। तो अगर तुमको पृथ्वी से बाहर निकाल दे और जिस तरफ फेंक दे उधर जाओगे, और किसी भारी प्लेनेट के संपर्क में आओगे, उसकी ग्रेविटी खींच लेगी, सूर्य की ग्रेविटी तुमको खींच लेगी। तो अलग अलग पिंडों की ग्रेविटी से तुम्हें एहसास होगा तुम किस तरफ जा रहे हो। बाकी हमारा स्पेस ना कुछ ऊपर है और ना कुछ नीचे, जो इधर है वही इधर है, ना उधर है इधर है। कुछ लोग कहेंगे सर पूरा पश्चिम तो होगा ना बाहर निकल गए अगर हमारे सौर मंडल से, तो कुछ भी पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं है, फिर कुछ नहीं है वहां, ना किसी चीज का आदि है ना अंत है, सब खत्म है, ना ऊपर ना नीचे ना दाएं ना बाएं, कुछ है ये नहीं है। समझ में जाएगा हो कहा रहा है।
इतना समझ में आ गया कि नहीं? तो बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो इसीलिए इसका नीचे, अच्छा चलो तुम्हारी भाषा में इस बंदे का नीचे कहां होगा, समझ गए? इधर। इसका नीचे कहां होगा? इधर। इसका नीचे कहां होगा? इधर। तो हम अपनी सुविधा के लिए बोल देते हैं कि पृथ्वी के केंद्र की ओर। तो केंद्र तो यही है ना? समझ आ गई? हम नीचे, जब हम पृथ्वी के बारे में बात नहीं करेंगे, सतह पे पढ़ने लगते हैं, तब कहते हैं कि नीचे। चलो भैया, अब आ ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो नीचे यानी पृथ्वी के केंद्र की ओर इसका भार कार्य करेगा यम इंटू जी। अब जी का मान कुछ भी होगा, अगर हम बहुत ऊंचाई पर नहीं है तो, और अगर हम मान लो एकदम सतह पर चले आते यहां पर, तो हम जी ले लेते हैं। सतह पर नहीं है, बाहर जा रहे हैं, तो हम जी डैश पे लेते हैं, जो आपकी मर्जी का है। हम यहां पर लेते हैं और जी ले रहे हैं, और त्रिज्या हमने कैपिटल आर ले लिया है। अब एक बात आप बताओ, इस पिंड पर जो लगने वाला बल है F बराबर, वो क्या होगा? जी एम एम अपान आर। क्या यार, सॉरी। तो F बराबर जी एम एम अपान क्या आया? आर स्क्वायर। कैसे लिखा, समझ में आया ना? ऊपर होता तो यहां क्या लिख देता? स्मॉल आर। समझ में आ गया? अब एक बात बताओ, भार जो है उसको हम m इंटू क्या लिख सकते हैं? जी। तो m इंटू जी बराबर जी एम एम अपान आर स्क्वायर, और ये m से ये m, और हमें g बराबर मिला जी एम अपान आर स्क्वायर। पहले बताओ, समझ में नहीं आया? तो कैपिटल जी और स्मॉल जी में जो संबंध है वो क्या मिला, समझ में आया? जी बराबर जी एम अपान आर स्क्वायर। जी बराबर जीएम अपान, या आप इसको ऐसे कह सकते हैं जीएम बराबर जी आर स्क्वायर। भैया इसको इधर भेज दो ना। तो जीएम बराबर क्या मिलेगा? जी। लेकिन अगर मैं कहता कि ये सब कहानी पृथ्वी के लिए चल रही है, किसके लिए? जी हाँ। तो जो यहां जी आता वो किसका आता? अर्थ का आता, पृथ्वी का आता ना। और कैपिटल जी तो सबके लिए सेम है, पर कैपिटल एम किसका लिखते? पृथ्वी का। और त्रिज्या भी किसके लिखते? पृथ्वी की। तो जी बराबर जी एम ई अपान क्या लिखता मैं? आर ई स्क्वायर। मैं कहता मंगल ग्रह के लिए तो यहां मार्स मार्स मार्स। मैं कहता चांद के लिए मून मून मून। समझ गए? एक मेरा प्रयास मैंने खरीदा दुकान पे, के क्लासेस, तो के क्लासेस के क्लासेस के क्लासेस। समझ गया ना? बस अलग अलग पैर होता, उसकी त्रिज्या लिखते, उसका द्रव्यमान लिखते, उसके लिए क्या मिल जाता? पृथ्वी त्वरण। तो जी बराबर जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर। याद रहेगा? एक खेला हो गया। पृथ्वी हमारी गोलू नहीं है, पृथ्वी हमारी चपटी है। जानते हो नहीं? जानते हो ना? पृथ्वी हमारी ऐसे है, देखो ऐसे। नहीं देखना है क्या? ऐसे है ना? इसको हम बोलते हैं विषुवत। इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं ध्रुव। तुम अपनी आंखें खोल के देखो और बताओ हमें, ये बड़ा दिख रहा है या ये बड़ा दिख रहा है? ये क्या है? नाम बोलो। विषुवत बड़ा है ना, और जो ध्रुव है वो क्या है? हाँ, लगभग जो ये फर्क है ना, बहुत लंबा फर्क नहीं है, 21 किलोमीटर का फर्क है। कई किलोमीटर का? यानी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो ध्रुवों पे विषुवत की तुलना में 21 किलोमीटर कम है, या विषुवत की लंबाई ध्रुवों से 21 किलोमीटर क्या है? ज्यादा। अब तुम एक बात बताओ, ऐसे देखो, जी बराबर अभी तुमने फार्मूला पढ़ा है जी एम अपान आर स्क्वायर। अगर आर का मान ज्यादा तो जी का मान, जी का मान, और आर का मान कम तो जी का मान। अब तुम यहां देखो, यहां पर आर का मान क्या है? ज्यादा। ये त्रिज्या ये है ना यार। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे देखो त्रिज्या का मान घटता गया घटता गया घटता गया, और ध्रुव सबसे कम हो गया। और जब ध्रुवों पे जी का मान सबसे कम हो जाएगा, सॉरी आर का मान सबसे कम हो जाएगा, तो सबसे कम तो जी का मान सबसे क्या हो जाएगा? समझे ना? और यहाँ पर सबसे ज्यादा है, मतलब यहाँ सबसे क्या हो जाएगा? तो हमारी पृथ्वी का आकार चपटा है, इसकी वजह से विषुवत पे गुरुत्व त्वरण का मान कम होता है, और यहाँ से अगर हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाए तो यहाँ पर जी का मान क्या होता है? पहले बताओ, समझ आया? इसीलिए हम ध्रुवों पर जी का मान क्या लेते हैं? 10, और विषुवत पर क्या लेते हैं? 9.8। रख के हल करते हैं तो अलग अलग आ जाता है। और केवल यही एक प्रभाव ऐसा नहीं है जो यहाँ जी के मान को बढ़ाता और घटाता है, ऐसे कई सारे फैक्टर हैं जिससे हमारे गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता और घटता है। तो अगली हेडिंग हम यही पढ़ाएंगे आपको कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित करने वाले कारक।
तो एक कारक इसमें क्या है, पृथ्वी का चपटा होना। ए भाई तुमको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, जहां लगे दिक्कत है तुम बोलो, फिर बना उसको फटाक से 2 मिनट के अंदर। हम्म। 11 बजे आपको छोड़ेंगे। आपकी इतनी भारी संख्या देख के मैं इस निर्णय पे पहुंचा हूं कि आपकी दिवाली की छुट्टी सैंक्शन होती है, आपकी छुट्टी रहेगी। मेरा ये इरादा था कि मैं छुट्टी ना करूं, लेकिन जब आप आज ही इतने ज्यादा लोग आए हैं तो फिर बुला लेंगे और मेरा दिन खराब होगा, ठीक है ना? और आपको क्लास मिल जाएगी, ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी, ठीक है ना? तो आप उसे देख लीजिएगा, कुछ न कुछ हम डाल देंगे, आपके काम की बात है ना? या छुछुइया कैसे छुड़ाते हैं डाल देंगे ठीक है, पटाखा कैसे दगाएं ये वीडियो बना के डाल देंगे, तो उसको देख लीजिएगा लेकिन पहले अभी इसको उतारते रहिए फटाफट। लिख लिया? चले? पटाखा लेगा ही का, तो एक बार भगाए भी है कोचिंग से यहाँ बाहर पटाखा लगाने के लिए, बता दे रहे हैं। लाइयो तुम इधर ले आओ। नहीं सर। क्या निकाला दिखाओ, थैंक यू। दिखाओ। अरे सर यहीं पे है, वो छोटा है ना इसलिए। कौन सा माचिस वाला है? देखो इनको, ये लेके आए हैं यहाँ पढ़ने मिक्की माउस, और जेन्यून मिक्की माउस क्या होता है इसको बता सकते हैं? क्या है, क्या करना है इसको? खींच देना, देख जाएगा पक्का? ये तो कुछ नहीं हुआ, थर्ड क्वालिटी का ही है पटाखा। लो तुम इसको चबाओ, पकड़ो अपना पटाखा, दिखाओ। इस बार है ना ये जानते हो ना, झटके होंगे थोड़ी होगा, क्योंकि छोटे बच्चे को अगर होगा उसको रोवा गवा के ले लिया होगा। इससे जलता तो नहीं है कोई? पक्का? ये सब थर्ड क्वालिटी यार, एक को नहीं लग रहा है भाई, ये बेकार है। लो पकड़ो, हट। मतलब पटाखा भी लाई तो मतलब अपने जैसा उल्टा इसका, मेरा है, इनका है। लो बगा एक कर जा, बेकार बेकार पटाखा खरीद के लाइयो। चलो चले? चलिए, कोई समस्या? चलिए, तो ये जी का मान आप लोगों ने लिख लिया है, गुरुत्वीय त्वरण का मान। अब जैसे अगर मान लीजिए अगर आपको जी का मान है पता, तो इसके द्वारा आप पृथ्वी का द्रव्यमान निकाल सकते हैं, घनत्व तो निकाल सकते हैं। कैसे निकाल के दिखाता हूं मैं, निकाल दूं? चलो देखो, डांट खाने में मजा आती है क्या तुम लोग को? है? चलो जब देखो, इसको काहे लिए छोड़ दिया इसको किसके लिए छोड़ दिया था? देखिएगा इधर, अभी मैंने पढ़ा था फार्मूला, भूल गया मैं, क्या जो निकाला था, क्या जिम कर रहा हूं, बताओ क्या आया था? जी बराबर जीएम अपान आर। बोलो फिर, शर्मा खा रहे। और ये ई और मतलब किसके लिए? एलिफेंट के लिए है। अब मुझे अर्थ का द्रव्यमान निकालना है, अपने पृथ्वी का क्या निकालना है? द्रव्यमान। एक आंकड़ा लिखा है 5 पॉइंट समथिंग होता है, जिसको लोग मान लेते हैं लगभग 6 गुणे 10 की घात 24 केजी। तो तुम्हें यह अक्सर देखने को मिल जाएगा कि पृथ्वी का द्रव्यमान 6 गुणे 10 की घात 24 केजी होता है। किस तरह दूं तबले इसको? किस तराजू में तौल के पृथ्वी का द्रव्यमान निकाले थे? तो इसका मतलब उसको निकालने के लिए किसी फार्मूले का इस्तेमाल किया गया होगा। समझ गए ना?
पृथ्वी को तौल के इसका द्रव्यमान नहीं निकाला गया है। तो आओ देखते हैं किसका द्रव्यमान, कौन सा फार्मूला इस्तेमाल किए हैं। अपने को निकालना है मास ऑफ अर्थ, इसको इधर भेज देंगे, GERE स्क्वायर अपान क्या लिखा है, कैपिटल जी। अब अपने को करना क्या है, GE का मतलब क्या है, पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का मान 9 क्या होता है, 8, 10 या 9.8, ध्रुवों पे 10 और यहाँ पर 9.8। RE का मतलब पृथ्वी की त्रिज्या, ये हम नाप सकते हैं, फीता से नाप सकते हैं, बाहर से भी चित्र खींच के नाप सकते हैं, बहुत तरीके हैं। तो 6400 किलोमीटर मतलब 10 की घाते 3। अरे किलोमीटर को हमने कहा बदला है, मीटर में, तो 10 की घाते 3 बटे जी का मान 6.67 गुणे 10 की घाते, इसको जब हल करेंगे तो 5.9 समथिंग करके आता है, जिसको लगभग हम क्या मान लेते हैं 6 और गुणे 10 की घाते 24। एक यहां स्क्वायर था क्या, समझ गए ना, इतना हल कर लेना, इतना किलोग्राम आएगा। तो ये हो गया पृथ्वी का क्या, द्रव्यमान। तो पृथ्वी का द्रव्यमान निकालने का फार्मूला कहां से आता है, पहले बता, समझ आ गया कि नहीं आया, क्या आया, 6 गुणे 10 की घाते 24। अब पृथ्वी का अगर द्रव्यमान आ गया तो अगला हमें निकालना है घनत्व। तो यहां पर हमने निकाला है पृथ्वी का द्रव्यमान, कम से कम ये तो पता हो कि निकाले क्या है। आगे हमें समझना है पृथ्वी का घनत्व। अब बताओ अगर घनत्व किसी भी चीज का तुम्हें निकालना है, चलो बताओ, घनत्व बराबर फार्मूला, घनत्व बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान बटा आयतन, कहा या नहीं, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। द्रव्यमान हमें लिखना है पृथ्वी का, पृथ्वी का द्रव्यमान हमने यहां से निकाला हुआ है, आप चाहो डायरेक्ट यमी लिख दो, बात समझ आ रहा है ना। और आयतन पृथ्वी किस आकार की है, लगभग गोलाकार, अपने हिसाब से चला लिया करो काम, और गोलाकार है तो गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ भाई साहब, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कहां से पढ़ लिया आप लोगों ने स्क्वायर, हाई स्कूल टीप क्या हो क्या तुम सबके सब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना। हमको लग रहा खुदे भुलाइएगा हम, क्या होता है, हाँ जी एकदम, बहुत तेज है आप ना। तो 4/3 पाई आर क्यूब, और हम यहाँ क्या लिख देंगे, ई, चले जी। मास ऑफ अर्थ 6 गुणे 10 की घाते 24, तो 4/3 पाई गुणे आर 6400 किलोमीटर है, 10 की घाते 3 और पूरी की पावर 3। इसको हल करने पे लगभग 5.5 गुणे 10 की घाते 6 या 3 क्या आता है, एग्जैक्ट जो भी आता हो, शायद 3 आता है, 5.5 गुणे 10 की घाते 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बात समझ में आया ना। तो ये हमें मिल गया पृथ्वी का घनत्व। तो पृथ्वी का घनत्व ये है और द्रव्यमान ये जो लिखा है बोर्ड पे, लिख लिया। जल्दी लिखिए, इतना स्लो कौन लिखता है। तो 6 गुणे 10 की घाते 24 और वो लिखा है 5.5 गुणे 10 की घाते 3। बोले आगे, अगर आज 1 घंटा वो पढ़ा देता ना तो ढेर काम हो जाता, 1 घंटा पढ़ा देता तो ये चैप्टर लगभग खत्म हो जाता, मजा आ जाती। क्या करें, मजा आ जानी चाहिए। कल आएंगे क्या आप लोग, सच बताइएगा, झूठ से मुझे बड़ी नफरत है। आप लोग यस सर कहे कि फिर ना आएंगे तो फिर गुस्सा लगेगी हमें। आ जाएंगे, करे बुला लें, चलिए कल आना ही आप लोग। कल का टाइम आपका कितना है बता दें, कल का टाइम आपका है इतना, ठीक। तो इतने बजे आप लोग को आना है। अब जो बेचारे आंख से गड़बड़ हम समझ ना पा रहे होंगे लिखा कितना है वो पढ़ ना पा रहे होंगे, और जो वीडियो वाले बेचारे हैं वो सोच रहे होंगे कहाँ लिखा है ना। तो बस यही तो सस्पेंस है। चलिए चले आगे, ठीक है, हेरी नालिएगा फटाक से, तुरंत बहुत हो गया।
बोले, एक हेडिंग डालिएगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन। तो पहली बात तो आप ये लिख सकते हैं, अब लिखाएंगे नहीं, बस ये खत्म कहानी। मैं समझा दे रहा हूं बस ऐसे ही कि पृथ्वी की त्रिज्या विषुवत पर ध्रुवों की तुलना में कितना ज्यादा है? कई किलोमीटर अधिक है। चूंकि G बराबर GM अपान क्या होता है? R स्क्वायर। अतः विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर त्रिज्या का मान घटता है, इसलिए विषुवत से ध्रुव की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। समझ गए ना? तो अक्षांशों में परिवर्तन के साथ G के मान में वृद्धि हो रही है। अगर हम विषुवत से कहा जाएंगे? ध्रुवों की ओर। ये एक पॉइंट है, ऐसे 5-7 पॉइंट है। कल इसको हम समझा भी देंगे और कल ये चैप्टर हम खत्म कर देंगे। अगर आप नहीं आएंगे तो फिर आप समझिए आपका नुकसान होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा दिवाली मनाने का शौक है, आ जाना यार, दिन में कौन पटाखे जगाता है? आ लेंगे तो आप दिवाली में लोग मंत्र जगाते हैं, पता है ना? जगाते हैं ना? और रात में शाम के टाइम में जो खतरनाक लोग होते हैं, ओझा लोग, वो पूजा करके मंत्र जगाते हैं और प्रसाद बांटते हैं। तो हम लोग भी तो मंत्र जगा लेंगे कल। तो कल आप आइएगा, हम लोग दिन दहाड़े मंत्र जगा लेंगे। ठीक है? दिन में पढ़ लीजिएगा, रात में पटाखे दगा लीजिएगा या ना दगाइएगा, वो आपकी अपनी मर्जी है। इस मुद्दे पे हमें ज्ञान बांटना नहीं है। और जो भी करिएगा, अगर दगाते भी हैं तो सुरक्षित, कि खुद को दगा के बैठे हैं। यानी जो करिएगा जिसमें आपको लगे कि हाँ आपके लिए फायदेमंद है। बाकी चलिए, आप सभी लोग को दिवाली की ढेर सारी अग्रिम शुभकामनाएं एडवांस में। अभी तो दिवाली कल है ना, बाकी धनतेरस में हमें लगता है कि आप लोगों ने बहुत कुछ नहीं खरीदा होगा झाड़ू के अलावा। आपकी हरकतें ऐसी हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल दिवाली के दिन। चलो।